टाइम में अपने बेटे विद्युत धारा कर रहे थे। विद्युत धारा के अंतर्गत अपने पिछले वीडियो में मुझे बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था ओम का नियम। ओम का नियम सूक्ष्म सिद्धांत के आधार पर प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधकता क्या है। अब अपने पास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में आता है। क्या है अपने पास, वीडियो बेटा आप पूरा देखा करें। वीडियो में कहीं प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करें और चैनल को बेटे सब्सक्राइब कीजिए। अपना जो चैनल है वो फीड है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर कीजिए। आज अपने पास जो टॉपिक होती है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कार्बन प्रतिरोधों का, कार्बन प्रतिरोधों का वर्णक्रम, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। देखिए क्या विद्युत परिपथ में जो प्रतिरोध लगे होते हैं क्या, वो प्रतिरोध किसके बने होते हैं, वो कार्बन के बने होते हैं। विद्युत परिपथ में जो प्रतिरोध लगे होते हैं वो प्राय किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। और इन प्रतिरोधों के मानों को व्यक्त करने के लिए कोई उनके मान लिखा हुआ नहीं होता क्या, इनके मानों को व्यक्त करने के लिए उस प्रतिरोध पर 4 विभिन्न रंगों की पट्टियां लगी होती है और इन पट्टियों के रंगों के आधार पर अपने उस प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। किस तरह से होता है क्या, पहले मैं बना के दिखाता हूँ आपको। अपने पास किस तरह से अपने पास रेजिस्टेंस होता है, कार्बन प्रतिरोध किस तरह का होगा और इस कार्बन प्रतिरोध पर 4 अलग अलग रंगों की पट्टियां लगी होती है। 4 विभिन्न रंगों की किस तरह से क्या होती है, पट्टियां लगी होती है, अलग अलग कलर की, अलग अलग कलर की क्या होती है, 4 पट्टियां लगी होती है। इन पट्टियों के रंगों के आधार पर इस प्रतिरोध का मान व्यक्त किया जाता है। कैसे व्यक्त किया जाता है, पहले अपने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि अपने अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। जैसे मान लें कि इस प्रतिरोध का जो मान है वो अपने पास कितना बच्चे 35 गुणा 10⁴ प्लस माइनस 5% ओम है। ये इस प्रतिरोध का मान है। तो इस प्रतिरोध के मान को व्यक्त कैसे किया जाता है, क्योंकि ये पहली पट्टी है, ये अपने पास दूसरी पट्टी है, ये तीसरी पट्टी है और ये अपने पास क्या है, चौथी पट्टी। पहली पट्टी का जो रंग है वो प्रतिरोध के प्रथम अंक को व्यक्त करता है क्या, दूसरी पट्टी का जो रंग है वो प्रतिरोध के दूसरे अंक को व्यक्त करता है, तीसरी पट्टी का जो रंग है वो 10 की घात के रूप में गुणांक को बताता है और चौथी पट्टी का जो रंग है वो सुग्राहिता को बताता है। ये सुग्राहिता है, वो क्या बताता है, सुग्राहिता को बताता है। तो 4 विभिन्न रंगों की पट्टियां होती हैं। प्रथम पट्टी का रंग प्रतिरोध के प्रथम अंक को, दूसरी पट्टी का रंग प्रतिरोध के दूसरे अंक को, तीसरी पट्टी का रंग 10 की घात के रूप में गुणांक को और चौथी पट्टी का रंग जो है वो सुग्राहिता को व्यक्त करता है। अब अपने पास क्या है कि कार्बन प्रतिरोध पर जो 4 विभिन्न रंगों की पट्टियां लगी होती है, कार्बन प्रतिरोध पर 4 विभिन्न रंगों की पट्टियां होती हैं, प्रथम पट्टी का रंग प्रतिरोध के प्रथम अंक को व्यक्त करता है। दूसरी पट्टी का रंग जो है, दूसरी पट्टी का रंग प्रतिरोध के दूसरे अंक को व्यक्त करता है क्या, तीसरी पट्टी का जो रंग है, तीसरी पट्टी का जो रंग है वो प्रतिरोध 10 की घात के रूप में, 10 की घात के रूप में गुणांक को व्यक्त करता है। और चौथी पट्टी का जो रंग है क्या, चौथी पट्टी का रंग जो है वो सुग्राहिता को बताता है। ये अपने को ध्यान रखना है कि कार्बन प्रतिरोध पर 4 विभिन्न रंगों की पट्टियां लगी होती है। इन पट्टियों के रंगों के आधार पर अपने प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे क्या। प्रथम पट्टी का जो रंग होगा वो प्रतिरोध के प्रथम अंक को व्यक्त करेगा, दूसरी पट्टी का रंग जो है वो प्रतिरोध के दूसरे अंक को व्यक्त करेगा, तीसरी पट्टी का रंग 10 की घात के रूप में गुणांक को बताएगा और चौथी पट्टी का रंग सुग्राहिता को व्यक्त करेगा। अब बात आती है कि किस रंग के लिए
क्या अंक होगा, किस रंग के लिए क्या अपने पास 10 की घात के रूप में गुणांक होगा और किस रंग की सुग्राहिता कितनी होगी। इसके लिए अपने पास एक टेबल होता है। इस टेबल को याद रखना है। जिस क्रम में अपने लिखने जा रहे हैं आपको उसी क्रम में इस टेबल को याद रखना है। अपने क्रम से लिखेंगे इसको और आपको क्या करना है, क्या इसी क्रम में इस टेबल को याद करना है। फिर इस टेबल को यूज कैसे करेंगे वो अपने बात करेंगे। और इसमें से निश्चित रूप से बेटा एक क्वेश्चन आता होगा। तो सबसे पहले अपने पास क्रम संख्या बेटा, क्रम संख्या, फिर अपने पास रंग बेटी, फिर अपने पास अंक, उस रंग के लिए अंक क्या होगा, फिर अपने पास 10 की घात के रूप में या सीधे गुणांक लिखते हैं, गुणांक 10 की घात के रूप में गुणांक, और फिर अपने पास सुग्राहिता, इस रंग के लिए क्या अंक होगा बेटा, क्या अपने पास उसका अंक है, क्या गुणांक है और क्या सुग्राहिता है, रंगों का क्रम क्या है, और जो मैं लिख रहा हूँ आपको उसी क्रम में उस रंग को याद रखना है। सबसे पहले नंबर 1 पहला है बेटा अपने पास ब्लैक। ब्लैक कलर के लिए अंक होता है बेटा 0, 10 की घात भी 0, कोई सुग्राहिता नहीं होगी। दूसरा रंग जो है वो अपने पास ब्राउन, दूसरा जो रंग है वो अपने पास ब्राउन, ब्राउन, इसके लिए अंक 1, 10 की घात के रूप में गुणांक 1, इसकी कोई सुग्राहिता नहीं होगी। तीसरा जो रंग है वो अपने पास रेड, तीसरा जो है वो अपने पास क्या रेड, रेड के लिए अंक 2, 10 की घात 2, कोई सुग्राहिता नहीं होगी। तीसरा जो रंग है वो अपने पास ऑरेंज, चौथा अपने पास है ऑरेंज, चौथा रंग अपने पास क्या ऑरेंज, ऑरेंज के लिए अंक 3, 10 की घात के रूप में गुणांक 3, इसकी कोई सुग्राहिता नहीं होगी। चौथा अपने पास येलो, पांचवा अपने पास येलो, येलो के लिए अपने पास अंक होते 4, 10 की घात अपने पास 4 होती, इसकी कोई सुग्राहिता नहीं होगी। नेक्स्ट 6 अपने पास है 6 ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन के लिए अंक 5 बेटी, 10 की घात 5, कोई सुग्राहिता नहीं। नेक्स्ट अपने पास ब्लू, ब्लू के लिए अपने पास है बेटे अंक 6, 10 की घात 6, कोई सुग्राहिता नहीं। नेक्स्ट अपने पास होगी वोयलेट, वोयलेट के लिए अपने पास अंक है 7, 10 की घात 7, कोई सुग्राहिता नहीं। नेक्स्ट अपने पास है ग्रे, ग्रे के लिए अपने पास 8, 10 की घात 8, कोई सुग्राहिता नहीं। नेक्स्ट अपने पास बच्चे व्हाइट, व्हाइट के लिए क्या अंक है अपने पास 9, 10 की घात 9, कोई सुग्राहिता नहीं। नेक्स्ट अपने पास है गोल्ड, गोल्ड के लिए अपने पास बेटे कोई अंक नहीं, 10 की घात -1, सुग्राहिता इसकी होती है ±5%। नेक्स्ट अपने पास है सिल्वर, सिल्वर के लिए कोई अंक नहीं क्या, 10 की घात -2 और इसकी सुग्राहिता ±10%। नेक्स्ट अपने पास है नो कलर, नो कलर, नो कलर, कोई अंक नहीं बेटा, कोई गुणांक नहीं, लेकिन सुग्राहिता ±20%। ये टेबल इसी क्रम में याद रखेंगे, इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे। ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वोयलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8, व्हाइट के लिए 9, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर, इनके लिए कोई अंक नहीं, गुणांक अपने पास इस तरह से नहीं, इनकी सुग्राहिता इस तरह से। अब क्या इस टेबल को इसी क्रम में याद कैसे रखें, पहले अपने ये काम करते हैं। याद रखने के लिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ क्या,
आपको उस सेंटेंस को याद रखना है। सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकालना है अपने को, अपने सेंटेंस याद रखेंगे अपने को ये टेबल इसी क्रम में याद हो जाएगी। कैसे? अपने को ये सेंटेंस याद रखना है। बी रोय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ बियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ये सेंटेंस याद रखेंगे। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ बियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अब देखिए बेटा, ये एक कलर को व्यक्त करेगा, ये एक कलर को व्यक्त करेगा, ये कलर को व्यक्त करेगा, ये कलर को, ये कलर को, ये कलर को, ये कलर को, ये भी कलर को, ये कलर को व्यक्त करेगा, डब्ल्यू कलर को व्यक्त करेगा, ये कलर है बेटा, ये कलर है, ये भी कलर को व्यक्त करेगा। देखो अब टेबल को देखो। फर्स्ट बी ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड बी ब्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आगे आर जो है रेड को, ओ जो है ऑरेंज को, वाई येलो को, जी ग्रीन को, बी ब्लू को, वी वॉयलेट को, जी ग्रे को, डब्ल्यू वाइट को और वाइट को, फिर गोल्ड सिल्वर एंड जो है वो नो कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस सेंटेंस को अच्छी तरह से याद रखिए, बिल्कुल सिंपल सा बेटा। हाँ, कंफ्यूजन कहाँ होती है? कंफ्यूजन दो जगह हो सकती है आपको, यहाँ और अपने पास इन दोनों में, ये ध्यान रखना है अपने को। स्टार्ट कहाँ से होगा? ब्लैक से होगा, ब्लैक के बाद ब्राउन आएगा, पहले ग्रीन आएगा बाद में ग्रे आएगा, इतना ही ध्यान रखना है। बाकी ये सेंटेंस याद रखिए, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ बियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अब अगर ये टेबल अपने को अच्छी तरह से आती है तो अपने किसी भी प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपके पास एक कार्बन प्रतिरोध है, ये कार्बन प्रतिरोध है, कार्बन प्रतिरोध पर 4 पट्टियां हैं। अब देखिए बेटा, अपने कह रहे हैं पहली पट्टी दूसरी पट्टी, तो एक सिंपल सा मैं बता देता हूँ बेटा, ये तीनों जो है पहली पट्टी नहीं हो सकती, मतलब पहली पट्टी गोल्ड की नहीं हो सकती, पहली पट्टी सिल्वर की नहीं हो सकती, नो कलर वाली भी पहली पट्टी नहीं हो सकती, मतलब ये तीनों पहली पट्टियां नहीं हो सकती। पहली पट्टियां निश्चित रूप से इन रंगों में से होगी, इन रंगों में से कोई भी पट्टी होगी वो अपने पास क्या होगी? फर्स्ट स्ट्रिप होगी, पहली पट्टी होगी। तो अपने पास क्या है? ये कार्बन प्रतिरोध है, इसकी ये जो पहली पट्टी है ये हरे रंग की है, हरे रंग की है। ये जो दूसरी पट्टी है बेटा ये लाल रंग की है। ये तीसरी पट्टी जो है बेटा ये स्लेटी रंग की है, ग्रे जिसको बोलते हैं, स्लेटी रंग की है। और ये जो पट्टी है बेटा इसको बोलते हैं चांदी सा, सिल्वर जो लिखा है मैंने इसको हिंदी में लिखा जाता है चांदी सा। ये 4 रंगों की प्रॉपर्टियां हैं। अपने को क्या करना है बेटा? इस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। इस प्रतिरोध का मान क्या होगा वो अपने को ज्ञात करना है। तो R इज इक्वल टू पहली पट्टी का रंग प्रतिरोध के पहले अंक को व्यक्त करता है। तो पहली पट्टी बेटा हरे रंग की, हरे के लिए अपने पास अंक है 5, हरे के लिए अपने पास अंक कितना है? 5। दूसरी पट्टी बेटा लाल, लाल के लिए अंक है अपने पास 2। ये तो हो गया अंकों का काम। अब 10 की घात के रूप में गुणांक तीसरी पट्टी का रंग बताएगा, स्लेटी ग्रे, ग्रे के लिए अपने पास है 10 की घात 8 गुणा 10 की घात 8 प्लस माइनस। अब आएगी सुग्राहिता चांदी सा, सिल्वर, सिल्वर के लिए सुग्राहिता है बेटा प्लस माइनस 10% हो। एक क्वेश्चन को इस तरह से आता है बेटा कि आपको क्या कहेगा? पट्टियों के रंग देगा बेटा और आपसे उस प्रतिरोध का मान पूछेगा। पट्टियों के रंग दे देगा आपको कहेगा इसका मान लिखिए आप। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आता है, आपको प्रतिरोध का मान दे देगा। दूसरा जो तरीका होता है वो प्रतिरोध का क्या कर देगा? मान दे देगा। जैसे 35 गुणा
10⁴ प्लस माइनस 20%, इतने ओम का कोई प्रतिरोध है। प्रश्न अपने से पूछेगा कि पहली और तीसरी पट्टी का रंग लिखिए। प्रथम और फर्स्ट एंड थर्ड पट्टियों का रंग लिखिए। फर्स्ट और थर्ड का रंग लिखना है। फर्स्ट अपने पास रंग है कितना बेटा 3, 3 किसके लिए ऑरेंज के लिए। तो फर्स्ट स्ट्रिप जो है फर्स्ट स्ट्रिप जो है उसका कलर अपने पास क्या आ गया ऑरेंज, नारंगी, हिंदी में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा नारंगी, ऑरेंज कलर की। थर्ड स्ट्रिप अपने पास कैसी है, थर्ड अपने पास है 10⁴, थर्ड नंबर पे क्या है 10⁴, 10⁴ किसके लिए क्या येलो के लिए। तो अपने पास थर्ड स्ट्रिप होगी कैसी येलो, ये अपना आंसर हो गया। वो पूछ सकता है दूसरी और चौथी पट्टी का रंग लिखिए। तो अगर दूसरी का पूछ रहा है 5 किसके लिए ग्रीन के लिए, तो दूसरी पट्टी कैसे रंग की है हरे रंग की। चौथी पट्टी प्लस माइनस 20%, नो कलर, कोई रंग नहीं, ऐसे लिखेंगे। तो इस तरह के 2 क्वेश्चन जो है बेटा इससे संबंधित आते हैं और निश्चित रूप से बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे और बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। तो इस टेबल को अच्छी तरह से याद रखें बेटा। टेबल को याद रखने के लिए आपको मैंने सेंटेंस लिखवाया था। सेंटेंस अपने पास है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। उसमें मैंने जो अंडरलाइन किए हैं वो सारे अंकों को रिप्रेजेंट रंगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। उससे अपने इस टेबल को आसानी से बना सकते हैं। ये 0 से अंक शुरू होंगे बेटा 9 तक, 0 से 9 तक अंक होते हैं बेटा, 0 से लेकर 9 तक अंक पढ़ने होंगे। घात जो है जो अंक है वही 10 की क्या हो जाएगी घात हो जाएगी बेटा। जैसे इसका अंक 0 है तो 10⁴0 हुई, इसका 1 है तो 10⁴1, इसका 2 है तो 10⁴2 हुई। अपने पास 2 पट्टियां एक जैसे रंग की भी हो सकती है। जैसे ये हरा तीनों भी हरी एक जैसी हो सकती है। तीनों के लिए हरी हरी लिख देता हूँ तो अपने पास आ जाता 55 गुणा 10⁵5, 55 गुणा क्या हो जाता 10⁵5 हो जाता। तीनों के लिए लाल लिख देता है तो अपने पास आ जाता 22 गुणा 10⁵2। ठीक है, तो इस तरह से एक जैसे रंग की भी पट्टियाँ हो सकती है। ठीक है, लेकिन लास्ट वाली जो पट्टी है चौथी पट्टी वो इन तीनों में से कोई होगी। चौथी पट्टी जो है उस ग्रहिता को व्यक्त करती है। तो इन दोनों में से कोई रंग इन तीनों में से कोई होगा, या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा या फिर कोई कलर नहीं होगा। तो ये था क्या अपने पास कार्बन कलर कोडिंग, कार्बन प्रतिरोधों का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्या है अपने पास प्रतिरोध पर ताप की निर्भरता, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, प्रतिरोध की और प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता जो है वो ताप पर कैसे निर्भर करते हैं। प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, ताप पर निर्भरता मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ अपने बड़ी इम्पोर्टेंट चीज पढ़ेंगे और एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी ज्ञात करेंगे। उस मैथमेटिकल फॉर्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल आते हैं क्या, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो अपने पास प्रतिरोध और प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता जो है वो ताप पर किस तरह से निर्भर करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा अपने चालकों के प्रतिरोध की, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, ताप पर निर्भरता। सबसे पहले अपने देखते हैं कि चालकों का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता जो है वो ताप पर किस तरह से निर्भर करते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। अपने एक फॉर्मूला निकाला था बेटा, पिछले वीडियो में अपने किया था सूक्ष्म सिद्धांत के आधार पर ओम का नियम, जिसमें अपने चालकता का फॉर्मूला लिखा था। चालकता अपने पास बेटा n² T/n, और अपने जानते हैं बेटा प्रतिरोधकता जो होती है वो चालकता का व्युत्क्रम होती है। तो अपने पास प्रतिरोधकता सबसे पहले तो इस फॉर्मूले से लिखेंगे बेटा, प्रतिरोधकता फॉर्मूले से समझना चाह रहे हैं कि ताप पर प्रतिरोधकता कैसे निर्भर करती है। रो इज इक्वल टू अपने पास बेटा m/n² T/, रो का मान अपने पास किसके बराबर
टी बार। यहाँ अपने पास ये जो संकेत दिए गए हैं ये इन भौतिक राशियों को व्यक्त करते हैं। सबसे पहले एम जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का क्या है द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एन जो है वो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है जिसे इलेक्ट्रॉन घनत्व कह देते हैं। इलेक्ट्रॉन घनत्व सिंपल सा बोल दिया जाता है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई अपने पास इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और टी बार जो है वो क्या है इलेक्ट्रॉनों को मुक्त पथों पर लगे समयों का औसत होता है जिसको अपने विश्रांति काल कहते हैं। विश्रांति काल नाम दिया गया है, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। मुक्त पथों पर इलेक्ट्रॉनों को लगे समयों का औसत होता है। अब देखिए एम तथा ई नियत है, एम तथा ई नियत है। एम और ई का मान जो है ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। एम कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ताप बढ़ाओगे तो भी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वही। आवेश जो है वो भी नियत है, ताप बढ़ाइए घटाइए आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता। न तो द्रव्यमान बदलता है ताप के साथ, न ही आवेश बदलता है। तो एम तथा ई नियत है, इसलिए रो इज प्रोपोर्शनल टू अपने पास रहेगा 1/n टी बार। रो समानुपात के अपने पास क्या रहेगा 1/n टी बार। इसका ये होगा कि प्रतिरोधकता का मान जो है वो अपने पास किस पर निर्भर करता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व पर और विश्रांति काल पर निर्भर करता है। जब अपने चालक के ताप में वृद्धि करते हैं, जब चालक के ताप में वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है तो क्या होता है जब अपने चालक के ताप को बढ़ाते हैं तो ताप को बढ़ाने से क्या होता है, ताप को बढ़ाने से n में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व है n में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। परंतु यह वृद्धि अल्प होती है, अल्प होती है। देखिए n का मान बढ़ता रहेगा, परंतु चालकों के लिए स्पेशली चालकों के लिए बेटा n के मान में ये जो वृद्धि होती है वो अल्प होती है। इसका कारण क्या होता है, चालक जो होते हैं बेटा चालकों में सामान्य ताप पर ही जितने इलेक्ट्रॉन मुक्त होने होते हैं वो प्राय हो जाते हैं। जैसे अपने बात की थी कि चालकों में 10⁻29 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब में होते हैं, यानी एकांक आयतन में इतनी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब अगर अपने ताप बढ़ाएं, अगर 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो इसमें ज़्यादा कोई इफेक्टिव नहीं होगा। वृद्धि होगी निश्चित रूप से, लेकिन यह वृद्धि जो है वो अल्प होती है, मतलब प्रभावी नहीं होती है। दूसरा विज्ञान टी बार, जब अपने ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को मुक्त पथ पर लगा समय घटेगा, तो टी बार में कमी होती है, कमी होती है। यह कमी प्रभावी होती है, यह कमी प्रभावी होती है। टी बार में कमी होगी और ये कमी जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है बेटा बजाय इस वृद्धि को। तो अपने पास ये जो गुणनफल है एन टी बार, ये गुणनफल घटता है। जब ताप बढ़ाएंगे तो ये गुणनफल क्या हो गया घटेगा। जब ये गुणनफल घटेगा बेटा तो रो के मान में क्या होगी वृद्धि होगी। जब ये गुणनफल घटेगा तो ये बटा में आ रही है, अपोन में जब राशि घटती है तो परिणामी राशि क्या हो जाती है बढ़ जाती है। तो रो में क्या होती है वृद्धि होती है, रो में वृद्धि, रो मतलब प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। अर्थात सिंपल से एक सेंटेंस में लिखें कि जब किसी चालक के ताप में वृद्धि की जाती है तो चालक की प्रतिरोधकता में क्या होती है वृद्धि होती है। जब अपने किसी चालक का ताप बढ़ाते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है बढ़ती है। अब देखिए क्या प्रतिरोध और प्रतिरोधकता की बात करेंगे, अपने एक फॉर्मूला लिखना होगा R = रो L/A। अगर अपने ये माने कि ताप बढ़ने से
चालक की ज्यामिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ज्यामिति मतलब एल और ए में कोई परिवर्तन नहीं होता। हालांकि होता है लेकिन अपने लेवल पे इसको इंक्लूड नहीं करेंगे भाई, अपने यही बोलेंगे कि ताप बढ़ाने से इसकी ज्यामिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो जिस तरह से रो में चेंजेस आता है उसी तरह से आर में चेंजेस आएगा। सिंपल सा ये कहें कि जब अपने ताप बढ़ाते हैं तो चालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है और चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। अब आते हैं कि अपने पास कि प्रतिरोध कैसे बढ़ता है या प्रतिरोधक का एक और तरीका है इसको समझने का, सिंपल सा तरीका। जब अपने चालक के ताप में वृद्धि करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण क्या होता है, क्या वृद्धि से इलेक्ट्रॉनों की टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। जो कोलिजन हो रही है इलेक्ट्रॉनों में, वो टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। जब ज्यादा टक्कर होगी बेटा तो उनके मार्ग में ज्यादा रुकावट पैदा होगी, और जब ज्यादा रुकावट पैदा होगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इस तरह से ताप बढ़ाने से चालक के प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। अब देखिए अपने इसका गणितीय सूत्र प्राप्त कर लेते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। अपने मान लेते हैं कि अपने पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या माना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध R0 ओम, 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध RT ओम है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी चालक का प्रतिरोध R0 ओम और T डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध RT ओम। तो अपने क्या करते हैं, प्रतिरोध और ताप में ग्राफ खींच देते हैं। प्रतिरोध और ताप में जब अपने ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ अपने पास किस तरह का चलेगा, इधर अपने क्या करेंगे ताप लेंगे ताप, और इधर अपने क्या करेंगे प्रतिरोध लेंगे। ताप और प्रतिरोध में ग्राफ खींच देते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध है R0, 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध है RT। तो अपने पास ग्राफ जो है क्योंकि RT आ रहा है तो अपने पास पॉइंट इस तरह से है, यानी अपने पास ये इसका ग्राफ है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R0, 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है RT। तो अपने पास ये ग्राफ आ गया। अब देखिए चालक के प्रतिरोध में वृद्धि, चालक के प्रतिरोध में वृद्धि, चालक के प्रतिरोध में वृद्धि, प्रतिरोध में वृद्धि कितनी होगी, चालक के प्रतिरोध में वृद्धि होगी अपने पास RT माइनस R0। चालक के प्रतिरोध में वृद्धि हो जाएगी अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध, तो अपने पास RT माइनस R0। चालक के प्रतिरोध में होने वाली यह वृद्धि चालक के प्रारंभिक प्रतिरोध R0 तथा ताप वृद्धि के समानुपाती होती है। यह वृद्धि प्रारंभिक प्रतिरोध R0 तथा ताप वृद्धि T-0 के समानुपाती होती है। T-0 के समानुपाती होती है। अर्थात अपने पास हो जाएगा RT माइनस R0 इज प्रोपोर्शनल टू R0, RT माइनस R0 इज प्रोपोर्शनल टू T-0 T लिख देते हैं। ये समीकरण नंबर अपने पास है 1 व 3, ये 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से अपने पास क्या देगा RT माइनस R0 इज प्रोपोर्शनल टू R0 T आ जाएगा, क्योंकि ये T-0 था, T-0 को अपने क्या लिख देते हैं T, या RT माइनस R0 इज इक्वल टू, जब अपने समानुपाती को बराबर में बदलते होता है तो अपने पास एक नियतांक आएगा। इस नियतांक को अल्फा से लिखेंगे, अल्फा R0 T। ये समीकरण नंबर आ गया 3। देखिए चालक के प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि इसके प्रारंभिक प्रतिरोध R0 तथा ताप वृद्धि T-0 के समानुपाती होती है। मतलब RT माइनस R0 इज प्रोपोर्शनल टू R0
आर टी माइनस आर जीरो इज प्रोपोर्शनल टू टी। तो इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो अपने पास यह देगा और यह देगा आर टी माइनस आर जीरो इज इक्वल टू एल्फा आर जीरो टी। ये अपने पास क्या देंगे चालक के ये प्रतिरोध और ताप में संबंध आ गया अपने पास। यानी अपने पास आ गया आर टी माइनस आर जीरो इज इक्वल टू अल्फा आर जीरो टी, समीकरण नंबर 3। अब देखिए जहां अल्फा जो है, जहां अल्फा एक समानुपाती नियतांक है, एक समानुपाती नियतांक है जिसे प्रतिरोध ओब्लिक प्रतिरोधकता, देखिए बेटा जब अपने इसके साथ लिखते हैं इसको तो प्रतिरोध बोलेंगे, और अगर इसको प्रतिरोधकता के साथ लिखेंगे तो प्रतिरोधकता बोलेंगे। प्रतिरोध ओब्लिक प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहलाता है, गुणांक कहलाता है। प्रतिरोध ओब्लिक प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहलाता है। इसका मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अलग अलग पदार्थों के लिए इस अल्फा का मान जो है वो अलग अलग होता है, लेकिन एक ही पदार्थ के लिए एक ही होता है। अब अपने इस अल्फा को परिभाषित करना चाहेंगे तो अपने समीकरण 3 को अपने से लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर जीरो अपॉन अपने पास क्या आर जीरो टी। ये ऊपर जो है क्या वो प्रतिरोध में परिवर्तन है, आर टी माइनस आर जीरो प्रतिरोध में परिवर्तन। इसको अपने ऐसे लिख देते हैं डेल्टा आर अपॉन आर जीरो टी। डेल्टा आर किसको लिख दिया आर टी माइनस आर जीरो को, तो ये आगे अपने पास डेल्टा आर अपॉन आर जीरो टी। पहले इसका मात्रक लिख लें फिर इसको परिभाषित कर देते हैं। अल्फा का मात्रक ऊपर अपने पास प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक आ जाएगा क्या ये आ गया क्या ओम अपॉन ये भी प्रतिरोध का मात्रक ओम। ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर का मात्रक लिख देता हूँ मैं केल्विन। तापांतर है ये, इसका मात्रक लिख दिया मैंने क्या केल्विन। ओम से ओम कैंसिल हो गया, इसका मात्रक आ गया 1/केल्विन। प्रति केल्विन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं प्रति केल्विन। और ये बराबर होता है बेटा प्रति डिग्री सेंटीग्रेड के। दोनों मात्रक इसमें काम में आते हैं। एक साथ दोनों मात्रक कैसे काम में आ गए, केल्विन भी यूज कर रहे हैं और डिग्री सेंटीग्रेड भी यूज कर रहे हैं। ये इसलिए यूज कर रहे हैं कि ये जो अपने पास है T, ये एक्चुअल में T-0 मतलब ये तापांतर है। ये एक्चुअल में अपने पास क्या है तापांतर है, और जब तापांतर होता है तो मात्रक से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि तापांतर जब ज्ञात करोगे तो केल्विन में भी तापांतर उतना ही आएगा और डिग्री सेंटीग्रेड में भी तापांतर उतना ही आना है। जैसे अपने पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 127 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। अगर मैं इसको केल्विन में बदलूंगा बेटा तो ये मेरे पास 300 केल्विन आएगा, इसको केल्विन में बदलूंगा तो ये मेरे पास 400 केल्विन। इनका तापांतर ज्ञात करूंगा तो भी मेरे पास 100 आएगा। तो तापांतर में मात्रक से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसके दोनों ही मात्रक काम में लिए जाते हैं प्रति केल्विन और प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अब अपने इसको परिभाषित करते हैं। मात्रक अपने पास समझ में आ गए कि प्रति केल्विन और प्रति डिग्री सेंटीग्रेड दोनों मात्रक इसके काम में लिए जाते हैं। अब इसको परिभाषित करना चाहिए। यदि R0 इज इक्वल टू 1 ओम हो तथा T इज इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन हो, तब अपने पास आ जाएगा इसको समीकरण नंबर 4। तब अपने पास आ जाएगा समीकरण 4 से अपने पास आ जाएगा क्या अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर। एकांक ओम प्रारंभिक प्रतिरोध वाले चालक का ताप, 1 ओम प्रारंभिक प्रतिरोध वाले चालक का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि प्रतिरोधक का ताप गुणांक कहलाती है।
एकांक कोण प्रारंभिक प्रतिरोध वाले चालक का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके ताप में होने वाली बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाती है। प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाती है। ये अल्फा की परिभाषा है बेटा। प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा क्या है? 1 ओम प्रारंभिक प्रतिरोध वाले चालक का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाती है। अब वापस अपने 3 नंबर समीकरण करते हैं। समीकरण 3 से समीकरण 3 को अपने से लिख सकते हैं। समीकरण 3 से अपने पास क्या रहेगा? समीकरण 3 को अपने से लिख देते हैं। RT अपने पास रहेगा R0 प्लस अल्फा R0T। RT अपने पास रहेगा R0 कॉमन इंटू 1 प्लस अल्फा T। ये अपने पास फॉर्मूला है जो अपने को किसी भी ताप पर प्रतिरोध ज्ञात करने के काम करता है। अब बात आती है, अगर अपने इसको प्रतिरोधकता के पदों में लिखें, प्रतिरोधकता के लिए अपने लिखें तो क्या होगा? प्रतिरोधकता के पदों में इसको लिखना चाहें तो अपने पास है क्या? रो टी इज इक्वल टू रो जीरो इंटू 1 प्लस अल्फा टी। ये प्रतिरोधकता के पदों में आते हैं। इस फॉर्मूले को थोड़ा और अपने आगे बढ़ा दें तो अपने इस तरह से लिखेंगे कि T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध है R1, T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध है R2। T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर R1, T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने पास क्या है? R2 है। तो इस फॉर्मूले को अपने इस तरह से लिखेंगे, R2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा। अब T की जगह अपने पास क्या रहेगा? T2 माइनस T। अगर अपने प्रतिरोधकता की बात करें कि ये रो1 प्रतिरोधकता थी या अपने पास रो2 प्रतिरोधकता थी, तो प्रतिरोधकता के पदों में ये फॉर्मूला आ जाएगा रो2 इज इक्वल टू रो1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T। ये अपने इस तरह से यूज करें। इसमें अपने पास क्या करता है? इसमें प्रारंभिक प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया था, इसलिए अपने इसको T लिख दिया। अब यहाँ अपने पूरा तापांतर लिखना पड़ेगा T2 माइनस T1, बाकी दोनों में कोई चेंज नहीं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अल्फा का जो फॉर्मूला लिखा था बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। किसके लिए पूछा गया वो आगे बताता हूँ। अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R0 अपॉन अपने पास आ गया बेटा R0 इंटू T। देखिए, जब अपने इनका ताप बढ़ा रहे हैं चालकों का, तो इस प्रतिरोध में क्या होती है? वृद्धि होती है। RT जो है वो बड़ा है, RT बड़ा है किससे? R0 से। तो R0 क्या है? कम है। तो इसका मतलब ये जो अंतर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो चालकों का अल्फा धनात्मक होता है, ये याद रखना है। चालकों का अल्फा धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक होता है। चालकों का जो अल्फा होता है वो सदैव क्या होती है? पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो ये था चालक के प्रतिरोध पर चालक के प्रतिरोध की ताप पर निर्भर है। मतलब जब चालकों के ताप में वृद्धि करते हैं तो इनका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता बढ़ती है। ये अच्छी तरह से अपना बेटा याद रखना है। अब आते हैं क्या? कुचालकों के लिए। अब इसके लिए कुचालकों की प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, कुचालकों की प्रतिरोधकता पर, कुचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव,
परम शून्य ताप पर 0 केल्विन, परम शून्य ताप पर क्या 0 केल्विन, परम शून्य ताप 0 केल्विन, परम शून्य ताप पर ऊर्चालक जो होते हैं, ऊर्चालकों की प्रतिरोधकता, परम शून्य ताप पर ऊर्चालकों की प्रतिरोधकता जो होती है, प्रतिरोधकता रोज होती है वो अनंत होती है। तो इनकी चालकता होगी, चालकता जो सिग्मा वो 0 होती है। परम शून्य ताप पर ऊर्चालकों की प्रतिरोधकता अनंत तथा चालकता क्या होती है, शून्य होती है। जब अपने इनके ताप में अत्यधिक वृद्धि करते हैं, अत्यधिक ध्यान रखना, जब इनके ताप में अत्यधिक वृद्धि करते हैं, अत्यधिक वृद्धि करते हैं तो इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आ जाते हैं। यहाँ पे इस तरह से भी देख सकते थे, रो इज इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला था m/n(e²t²। परम शून्य ताप पर n का मान इनमें 0 होता है। एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। जब एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है तो इसका मान यहाँ रखेंगे तो अपने पास रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अनंत हो जाएगा। वो इतना ही है। इस फॉर्मूले से भी अपने इस चीज को ड्राइव कर सकते हैं। तो अत्यधिक ताप वृद्धि से क्या होता है, अत्यधिक ताप वृद्धि से, अत्यधिक ताप वृद्धि से कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त हो जाते हैं, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं तो n बढ़ता है। n क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि 0 था पहले तो कुछ इलेक्ट्रॉन मिल गए तो n में क्या होगी, वृद्धि होगी। t अब भी क्या होता है, क्या घटता है, लेकिन क्योंकि पहले t क्योंकि इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं तो t का कोई अस्तित्व नहीं था, तो t में अब भी कमी होती है, लेकिन ये कमी क्या होती है, प्रभावी नहीं होती है, ये कमी प्रभावी नहीं होती है। तो अपने पास क्या होता है, जब अपने ऊर्चालकों के ताप में अत्यधिक वृद्धि करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आ जाते हैं, जिससे इनकी प्रतिरोधकता में, रो में कमी होती है, अलग कमी होती है, अलग कमी, और सिग्मा में अलग वृद्धि होती है, सिग्मा में अलग वृद्धि होती है। इसे ऊर्चालकों की बंधन अवस्था कहते हैं, ऊर्चालकों की बंधन अवस्था कहते हैं, बंधन अवस्था कहते हैं। हालांकि कभी भी ऊर्चालक जो है वो चालक नहीं बन सकता, ये ध्यान रखना होता है। ये कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी नहीं होती, सिंपल सा ये मतलब है, मतलब ऊर्चालक कभी चालक नहीं बनता है। लेकिन प्रभाव ये होता है कि जब अपने इनके ताप में अत्यधिक वृद्धि करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, जिससे n में वृद्धि होती है। n में वृद्धि होने से इनकी प्रतिरोधकता में अलग कमी होती है और चालकता में अलग वृद्धि होती है। इसे ऊर्चालकों की बंधन अवस्था कहते हैं। तो इनके लिए अल्फा कैसे होगा, अल्फा का अपने पास फॉर्मूला था RT-R0/R0P। अब ये इनका क्या है, अनंत है, ये इनके लिए क्या है, अनंत, मतलब बड़ा मान है ये। और जब अपने ताप रहेंगे तो इनका प्रतिरोध घटेगा तो ये मान जो है वो कम है, तो इनका अंतर ऋणात्मक आएगा। ऊर्चालकों के लिए अल्फा हमेशा ऋणात्मक होता है, ये याद रखिएगा। ऊर्चालकों का अल्फा सदैव ऋणात्मक होता है, चालकों का अल्फा सदैव धनात्मक होता है, ऊर्चालकों का अल्फा सदैव ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट अपने पास आता है अर्धचालकों की प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। अर्धचालक होते क्या है, अर्धचालक ऐसे पदार्थ हैं जिनकी चालकता चालकों और कुचालकों के बीच की होती है, या जिनकी प्रतिरोधकता चालकों और कुचालकों के बीच में होती है। यूँ कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता कुचालकों से अधिक होती है लेकिन चालकों से कम होती है, जिनकी प्रतिरोधकता कुचालकों से कम होती है लेकिन चालकों से ज़्यादा होती है, उन पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक जो होते हैं वो सहसंयोजी आबंध द्वारा इनके परमाणु आपस में जुड़े होते हैं। अर्धचालकों के परमाणु जो होते हैं वो परस्पर सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। यानी जैसे अपने पास जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये अर्धचालक है। तो जर्मेनियम क्या होता है, जर्मेनियम परमाणु के बाह्य कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 अन्य जर्मेनियम परमाणु
इसी तरह से ये 4 से कर लेगा, 1 से तो ये हो गया, 3 और आ जाएंगे इसके। इसी तरह से ये 4 से और कर लेगा, ये भी, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन है, साजे के इलेक्ट्रॉन, साजे के इलेक्ट्रॉन है। ये स्थिति जो होती है बेटा वो 0 केल्विन पर होती है, 0 केल्विन पर, यानी 0 केल्विन पर एक भी इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। जब एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है तो परम शून्य ताप पर अर्धचालक कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर अर्धचालक जो है, अर्धचालक कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं, कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं, भांति व्यवहार करते हैं। जैसे कुचालक वैसे अर्धचालक होते हैं किस पर, परम शून्य ताप पर, लेकिन सामान्य ताप पर, सामान्य ताप का मतलब होता है कमरे के ताप से। जब अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर इनको लेके आते हैं तब क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे इनके सहसंयोजी आबंध टूट जाते हैं। सामान्य ताप पर क्या होता है, क्या सामान्य ताप मतलब कमरे का ताप, कमरे के ताप पर क्या होते हैं, इनके सहसंयोजी आबंध टूटते हैं। और जब इनके सहसंयोजी आबंध टूटते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। जैसे यहाँ से ये टूट गया सहसंयोजी आबंध, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मुक्त हो गया। जहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है वो जगह खाली हो जाती है और इस खाली जगह को होल कहते हैं। इस खाली जगह को क्या कहते हैं, होल कहा जाता है, रिक्तता कहा जाता है, कोटर कहा जाता है। बाकी सारे इसी तरह से कोई भी पूछ सकता है, कितने भी पूछ सकते हैं। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे सहसंयोजी आबंध टूटते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते जाएंगे, होल बनते जाएंगे। ये होल भी आवेश का प्रवाह करते हैं। इसकी पूरी डिटेल अपने आगे अर्धचालकों में पढ़ेंगे किस तरह से ये आवेश का प्रवाह करता है। यहाँ अपने पास ये है कि n में क्या हुई, वृद्धि हुई। ये सामान्य ताप की बात होती है, सामान्य ताप, ये सामान्य ताप पर ऐसा होता है। सहसंयोजी आबंध का n में वृद्धि हुई। जब n में अत्यधिक वृद्धि होती है बेटा, n में वृद्धि होती है तो रो में क्या होती है, कमी होती है। रो में क्या होगी, कमी होगी, प्रतिरोधकता घटती है। ताप बढ़ने से अर्धचालकों की प्रतिरोधकता घटती है और इनकी चालकता जो है वो बढ़ती है। इनकी चालकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे जैसे आप ताप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इनकी चालकता बढ़ती जाती है। और यहाँ एक बड़ा इम्पोर्टेंट गुण है, एक क्वेश्चन इस तरह से भी आया हुआ है कि चालकों और अर्धचालकों में ऐसा कौन सा गुण है जो अर्धचालकों को चालकों से पृथक करता है। यही गुण है, ताप बढ़ाने से चालकों की प्रतिरोधकता बढ़ती है परंतु अर्धचालकों की प्रतिरोधकता जो है वो घटती है। और यह इनका एक स्पेसिफिक गुण है, क्या इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से आज जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अपने यूज करते हैं सब में अर्धचालकों का उपयोग किया जाता है। इनका अल्फा कैसा होगा, अल्फा इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन अपने पास R0 इंटू K। इनका प्रतिरोध लगातार क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। तो अपने पास इनका अल्फा ऋणात्मक हो जाएगा। वो चालकों का भी ऋणात्मक, अर्धचालकों का भी ऋणात्मक, लेकिन चालकों का क्या होता है, धनात्मक। अगर इनकी प्रतिरोधकता की ताप के साथ ग्राफ खींचे, इनकी प्रतिरोधकता और ताप में ग्राफ खींचे, टेम्परेचर में और रो में ग्राफ खींचे, तो इनकी प्रतिरोधकता ताप के साथ तेजी से घटती है। इस तरह से अपने अर्धचालकों का ताप प्रतिरोध, अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता है वो ताप के साथ तेजी से क्या होती है, घटती है। तो ये अपने पास कार्बन कलर कोडिंग और दूसरा अपने प्रोडक्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, जिसमें अपने 3 पॉइंट पढ़े बेटा। चालकों का प्रतिरोध जो है तो ताप पर कैसे निर्भर करता है, कुचालकों का कैसे करता है और अर्धचालकों का कैसे। वीडियो को बेटा पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर कीजिए इसको और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।